जनता में जितना बड़े पैमाने पर इस नीचे तक ये पहुंच गया है कि अगर ये कानून लागू हुए तो तबाह हो जाएंगे किसान और उनकी औलादें, तो इस मौत की गाड़ी पर बैठ के हो जाएगा। सीधा सीधा सरकार जिम्मेदार है। ये पहले बदनाम करने की कोशिश की, फिर उन्होंने फूट डालने की कोशिश की, फिर उनको दमन का भी इस्तेमाल किया। जिस सरकार ने जो कुछ किया उसमें उसको बख्शा नहीं जा रहा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। ये कानून लागू हुए तो उनकी पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। इस किसान को हम व्यापारियों के धंधे से छुड़ाएंगे, और ये अडानी के गोदाम में होता तो फिर मिलता हूँ। एमएसपी की खरीदारी की गारंटी का कानून चाहिए ना। एमएसपी रहेगी, ये बकवास करने से क्या फायदा। अगला तो प्रलय है ना, अगला तो समूचा चला जाएगा, पानी भी चला जाएगा, नदी ऊपर का सतह का पानी भी, जमीन के अंदर का पानी भी निजी क्षेत्र के हाथ में होगा। किसान आंदोलन को 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और इस दौरान हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों के बीच हल्की फुल्की बातचीत और बयानबाजी के अलावा हम गंभीर विषयों पर और गंभीर चर्चा भी आप लोगों तक देते रहें, ताकि आप लोग इस आंदोलन की गंभीरता को भी समझते रहें और उन बातों के भी बारे में जानें जो बातें आपको हल्की फुल्की वीडियोज़ में और हल्की फुल्की चर्चाओं में नहीं होती। अभी मेरे साथ इसी कड़ी में जुड़े हुए हैं किसान आंदोलन में प्रखर रूप से अपनी हिस्सेदारी देते हुए और किसान एकता मंच की जो सेंट्रल कमेटी है उसके सदस्य हैं, और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर की जो संघर्ष समिति है उसके सदस्य हैं डीपी सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किसान आंदोलन के आगे के मोटिव क्या हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आगे होने वाली हैं। तो पहला सवाल मुख्य सर ये है कि अभी प्रधानमंत्री चुनाव में जा रहे हैं, बंगाल चुनाव में जा रहे हैं, गृह मंत्री भी जा रहे हैं और वहाँ पर लोगों को एक बेहतर शासन देने के वादा कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री आप लोगों से मिलने नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे का वजह, आपको सॉलिड वजह क्या लगता है सर? देखिए, प्रधानमंत्री इस मामले में जहाँ तक इनका सवाल है, आप जानते हैं किन परिस्थितियों में इन कानूनों को लागू किया। जब लाखों इंसान कोरोना की चपेट में था, पॉलीथीन में बंद करके लाशों को फेंका जा रहा था, उस समय राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए ये लागू किया गया। और ये दबाव किसका था इसको लागू कराने के लिए? जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, जो विश्व व्यापार के कृषि जिन्सों के व्यापार का जो धंधा करती हैं, वो सब हिंदुस्तान में भी इस व्यापार को कब्जाने के लिए और ख़ास तौर से ठेका खेती के लिए, तमाम खेती पर कब्जा करने के लिए, वो उनका ये आपदा को अवसर में बदलने का मौका था, इन्होंने अपनाया, उस दौर में लागू किया। नतीजा ये निकला है कि अब वो अपनी मर्जी से इसको इनके साथ बात करने और इनको निपटाने का काम नहीं कर सकते। वो प्रेशर उन पर आज भी है। वो बिल्कुल इसी के लिए तो लाए गए थे, इसी के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए किसानों से बात करने का सवाल नहीं है। जो वो दबाव इतना बड़ा है कि उसमें किसानों के हालात और ये सब, उनको 250 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। दबाव इतना बड़ा है कि मोदी सरकार इसके लिए अपने सरकार को भी दांव पे लगा सकती है। यस, वो तो उनके हाथ की बात नहीं है ना। अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा हो तो अभी तमाम जगह आप जाके देख लीजिएगा, जनता में जितना बड़े पैमाने पर इस नीचे तक ये पहुंच गया है कि अगर ये कानून लागू हुए तो तबाह हो जाएंगे किसान और उनकी औलादें, और भी हिस्से इनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। अब किसी को राजनीतिक मकसद अगर पूरा अपना करना है तो इस मौत की गाड़ी पर बैठ के हो जाएगा। ये सीधा सीधा समझिए, इस आंदोलन से उनकी कब्र खुद रही है हर जगह। ये एक बड़ी बात सर, क्योंकि आज आपने भी देखा होगा कि हरियाणा में कांग्रेस जो है खट्टर सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आई है, तो उसमें भाजपा के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि जो 250 किसानों की मौत हुई है उसके लिए सरकार नहीं कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने किसानों को भड़काकर यहाँ पर लाने का काम किया और जिसकी वजह से किसानों की जान गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये सवाल है कि कांग्रेस इसमें कहाँ है। पहला आप देखिए, ये उनका कहना था। यहाँ सबसे पहले 32 जत्थेबंदी पंजाब से आई, उनमें कांग्रेस कहाँ है? उसके बाद फिर अब जैसे हमारी ऑल इंडिया किसान सभा है, जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सबसे बड़ा किसानों का संगठन है, ये इसमें शामिल है। वहाँ कांग्रेस कहाँ है? टिकैत साहब हैं, यहाँ कांग्रेस कहाँ है? आप किसी भी जत्थेबंदी को उठा के देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नहीं है, अपने मंचों तक नहीं आने दे रहे हैं। तो वो आरोप इस समय ऐसे लगाएंगे, अनर्गल आरोप, उन्हें पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, क्या किस समय लड़ाई किससे है। वो तो जो कुछ ऊपर से बता दिया जाता है उसको बोलते हैं।
इस समय तो बोलिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप इसको सरकार को जिम्मेदार इसमें मानते हैं या नहीं? ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है 250 लोगों की मौत की? सीधा सीधा सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने तो कानून बना है, सरकार उन्हें लागू करने के लिए आमादा है, और इसके विरोध में जब किसान आए तो सरकार उनकी डील कर रही है। किस तरीके से डील करती है? पहले बदनाम करने की कोशिश की, फिर उन्हें फूट डालने की कोशिश की, फिर उनको दमन का भी इस्तेमाल किया। वो तो सब सरकार का ही तो है। वो सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है और उसको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। सरकार की बातें तो अलग ही होती हैं, लेकिन क्या ये जो बयान आ रहा है और इस तरह की जो बातें हो रही हैं, इनके पीछे की पॉलिटिक्स ये तो नहीं कि मामले को बीजेपी और कांग्रेस की बाउंड्री में लपेटकर किसानों को साइडलाइन किया जाए, बाकी बातें ना की जाए? क्या आपको ये लगता है? ये जो लड़ाई है ना, ये खाली इस पॉलिटिकल दायरे में नहीं चल रही है। आप देखिए, ये एक नई किस्म की राजनीति पैदा हो रही है। ये आप अगर पूरा देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज कितने बड़े पैमाने पर यहाँ आ रहे हैं, किसके उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं? वो 3 कानून के विरोध को लेकर है मामला। उसमें कांग्रेस ने किया, उसको नहीं बख्शा जा रहा जहाँ उसने किया। जिस सरकार ने जो कुछ किया उसमें उसको बख्शा नहीं जा रहा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। अभी नई राजनीति कौन सी पैदा हो रही है? ये व्यक्ति आधारित राजनीति नहीं है। यानी देश का नेता कैसा हो, फलाने तेरे जैसा हो, फलाने तू आगे बढ़, हम तेरे संग हैं। इसके बजाय मुद्दों की राजनीति पैदा हो रही है। बोल, अगली भी कोई सरकार आएगी तो उसको जनता ये सवाल पूछेगी, बोलो इन मुद्दों पर तुमको क्या करना है। ये पैदा हो रहा है सवाल, इसको समझ नहीं रहे हैं ये ऊपरी बात करने वाले। इस बड़े आंदोलन ने जो पैदा कर दी है देश में, एक नई राजनीति पैदा हो रही है, मुद्दा आधारित राजनीति, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसको जवाब देना पड़ेगा। वो इसको हिम्मत है कि कोई और कानून इस पर ऐसी कोई सरकार आ जाए जो इसी कानून को जो कहते हैं लागू करे और बच जाए? वो संभव नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि किसानों की जो राजनीतिक चेतना इस दौरान आई है और जिस हिसाब से वो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं, बंगाल जाने का भी ऐलान टिकैत ने कर दिया है, तो इससे ये जो नई राजनीति पैदा हुई है, इससे बीजेपी और कांग्रेस वाली राजनीति को भी खतरा है? हाँ, किसी को भी होगा। जो इन पॉलिसीज़ की समर्थक होगी उस सबको खतरा है। वो यही नहीं, कोई और भी इनमें से करके देखेगा तो उस सबको खतरा है। वही तो चिंता है ना, इनकी सबकी चिंता भी यही है कि ये राजनीति अगर आगे बढ़ती है तो इससे किसी एक का सवाल नहीं है, किसी कांग्रेस या बीजेपी का सवाल नहीं है। इससे मुद्दा आधारित राजनीति जो पैदा हो रही है वो सवाल है। वो किसी को भी चैलेंज होगा। जो इन पॉलिसीज़ के साथ जाएगा उसके लिए तो ये फिर भविष्य में ये खतरा मौजूद रहेगा। क्या लगता है कब तक ये जाएगा ये आंदोलन? ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है, हालात के ऊपर, क्योंकि एक तरफ ये तमाम कंपनियां, उनका हित है, 40-42 लाख करोड़ का जो बाजार पूंजी निर्माण होता है वो है। दूसरी उनका स्वार्थ है, वो उसको देख रहे हैं कितनी बड़ी मुनाफा हाथ में आने जाने वाला है। उधर किसान और ये दूसरे हिस्से ये समझते जा रहे हैं कि अगर ये कानून लागू हुए तो उनकी पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। इसलिए ये लड़ाई आमने सामने टिक गई है। इसका रिजल्ट क्या होगा, भविष्य क्या होगा, अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर भी आप लोगों की कुछ तो प्लानिंग होगी? हमारा तो अपना है। हम तो एक तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन है, ये जारी रहेगा शांतिपूर्ण आंदोलन। इसमें किसी हम बहुत सावधानी के साथ हम लोग कर रहे हैं कि कोई ऐसा कदम ना उठे जिससे कांग्रेस इसको बीजेपी को मौका मिले और उसको दूसरी चीज़ें बहाना मिल जाए। नहीं, हाँ, ये एक दो मांगे हैं आपकी इस कृषि बिल में। पहला तो कृषि बिल वापस हो तीनों, दूसरी एमएसपी पे कानून बने, ठीक है, बिजली बिल संशोधन का यहाँ विधेयक है। लेकिन इसमें स्वामीनाथन आयोग, आप लोग ये नहीं मांग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, आप सिर्फ उससे एमएसपी मांग रहे हैं? नहीं, ये है क्या चक्कर। ये लड़ाई, आप एक चीज़ देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने अभी मंच पे कही कर आप आते, कि ये 500 संगठनों में से कोई एक भी संगठन ऐसा नहीं था जो ये डिमांड कर रहा हो, इन मुद्दों पर लड़ रहा हो। हमारी मांग क्या थी? कृषि जिन्सों का ये जो है कर्ज माफ़ करिए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करिए। जबकि वो पूरे ढांचे को ख़त्म कर रहा था, वो बैंकों का निजीकरण कर रहा था, तो कर्ज माफ़ कौन करेगा?
वो स्वामी शांता कुमार कमेटी की सिफारिश कमेटी गठित कर दी थी, उसकी सिफारिश आ रही थी एफसीआई को भंग करने के लिए और ये समर्थन मूल्य की व्यवस्था का खात्मा करने के लिए वो उसको ख़त्म कर रहा था। बल्कि हो भी गया कि जब 2014 में एफसीआई पर कुल 1,70,000 करोड़ का कर्जा था, आज वो 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में फंसी हुई है। उसको ख़त्म भी कर रहे थे धीरे धीरे, लेकिन ये डिमांड नहीं थी ना उससे जुड़ी, यानी उसके से जो हालात पैदा हो रहे थे उन डिमांड को लेकर हम लड़ रहे थे। एफसीआई के जो कर्जे में होने की बात है उसके लिए सरकार कहती है वो कर्जे में इसलिए क्योंकि एफसीआई के पास जितना अनाज होता है उसमें लगभग बहुत सारा हिस्सा उसका सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। उतनी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा खरीदती है एफसीआई। अगर कहीं वो सड़ता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो भी सरकार ही जिम्मेदार होगी ना। वो ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी की वजह से। नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी का बहुत बड़ा वो है। असल बात यह है कि जिसको ख़त्म करना होता है उसके बारे में ऐसा ही प्रपंच रचाते हैं। ये तो कोई संस्था, बाजार का संस्था थोड़ा ही है एफसीआई। ये तो इसका गठन ही इतना कारगर हुआ था कि एक तो समर्थन मूल्य की घोषणा करेंगे, इस किसान को हम व्यापारियों के फंदे से छुड़ाएंगे, उसका न्यूनतम मूल्य हम देंगे, नीचे वाला रेट देंगे, लेकिन इससे नीचे रेट ना गिरे। दुनिया की मंडी में कोई रेट गिर जाए, इससे नीचे रेट ना गिरे, ये गारंटी किसान के लिए कर दी। फिर अपने गोदाम बनाकर, एफसीआई बनाकर, उसके भंडार भरकर, पैकेजिंग का खर्चा, ढुलाई का खर्चा, मामूली खर्चा लगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीब उपभोक्ता भूख से ना मर जाए। दुनिया की मंडी में अनाज के दाम कितने ऊपर चढ़ जाएं, हमारा उपभोक्ता भूख से ना मर जाए। जो अभी कोरोना के दौर में हाल में किया है हमने, 7 करोड़ टन अनाज भंडार था, अब उसमें पीठ थपथपा रहे हैं अपनी कि हम फ्री में अनाज दे रहे हैं। लेकिन ये किसानों को पैदा किया हुआ अनाज है, और ये अडानी के गोदाम में होता तो फ्री में मिलता उनको। ये निजी क्षेत्र के गोदाम में अगर होता तो इस समय बचाने का काम करते हैं मजदूर को, जो इस संकट में बचा है। इतनी बड़ी गारंटी दी है, इस सिस्टम को ख़त्म करके उनके लिए स्वतंत्र छोड़ना चाहता है कृषि जिनसों के व्यापार को। ये खतरा है। तो मुख्य खतरा तो ये भी है ना सर कि सरकार जो कह रही है और जो कर रही है उसमें अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इस वजह से सरकार तो बोल भी रही है, इवन प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बोला है कि एमएसपी रहेगी, पर किसानों में इस बात का भरोसा नहीं है और आप लोगों को भी भरोसा नहीं है। अब सरकार आप लोगों से बात कर नहीं रही है, तो अब क्या रास्ता बचता है? नहीं, एक तो सवाल ये है कि ये एमएसपी रहेगी, ये सवाल नहीं है। एमएसपी तो रहेगी कैसा, लेकिन एमएसपी की खरीदारी की गारंटी का कानून चाहिए ना। एमएसपी रहेगी, ये बकवास करने से क्या फ़ायदा है? एमएसपी पर खरीदारी हो, ये गारंटी का कानून बनाओ। अगर नहीं हो तो उसको दंडात्मक कार्रवाई हो जो उससे नीचे खरीदेगा। अब आप लोग एमएसपी की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी कोई खरीदता है तो एमएसपी पे खरीदे, लेकिन एक चीज़ आप लोग भी नहीं उसमें बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का अगर कोई खरीदेगा तो उसके एमएसपी में प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म क्या होगा, यानी कि दाम का पता कैसे लगाया जाएगा कि किस दाम पे किसान की कौन सी फसल खरीदी जाए, उसका मैकेनिज्म कैसे होगा? पहली बात तो एमएसपी तो उसके साथ जुड़ा है हमारा कि सरकार क्षेत्र के गारंटी के साथ इसको किया जाए। प्राइवेट सेक्टर को होता है तो ये तो खाली वो झुंझुना रह जाएगा। एमएसपी का कानून भी बन जाए तो खाली झुंझुना होगा। ठेका खेती में ठेके में ज़मीन चली जाएगी, उनका सारा कृषि जिनसों के व्यापार पर कब्जा हो जाएगा। तो ये एमएसपी का कानून किसके पक्ष में होगा? वो तो सारी फसल तो कंपनी की होगी ना। फिर ये एमएसपी का कानून किसके पक्ष में होगा? बनाए तो धरा रहेगा, ये इस्तेमाल कहाँ होगा? ये तो इस सरकारी सिस्टम के तहत है ना। अभी अगर पंजाब और हरियाणा में मिल रहा है तो सरकारी सिस्टम के तहत मिल रहा है, इन मंडियों के तहत मिल रहा है। इस एमएसपी की व्यवस्था है, परचेजिंग सिस्टम है हमारा, उसके तहत मिल रहा है। निजी क्षेत्र में आके तो इसका कोई मतलब ही नहीं उठता। कितना कानून हम बनाते हैं, ये फसल गन्ने का मूल्य का कानून है, अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं किया तो ब्याज देना होगा। कितना हमको ब्याज मिला? पूरे देश में कहीं ब्याज नहीं भुगतान होता, और करोड़ों अरबों रुपया बकाया पड़ा रहता है हर साल का, पिछले सालों का अब भी पड़ा है। कहाँ ब्याज भुगतान होता है? कानून है, नहीं लागू होता। फिर उससे लड़ने कौन जाएगा प्राइवेट कंपनी से? उसका वकील है। ये तो माल के मुकदमे होते हैं ना, सिविल केस होता है, कितना महंगा होता है उसके वकील। और ये अपना खेती एक साल की एक छमाही की फसल बेचने के लिए वकील करेगा, उसने एमएसपी नहीं दिया मुझे, और उसका वकील, कंपनी का वकील, और फिर ये भी जिस वकील के पास जाए। तो ये पूरा सिस्टम
सरकारी क्षेत्र के ये सिस्टम को बने रहने की हमारी डिमांड है। अच्छा सर, एक बात में एक सवाल है जो अक्सर उठता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है तो उसमें ये सवाल उठता है कि अगर एमएसपी ना लगाकर ये कानून ऐसा बना दिया जाए, यूनिवर्सल कानून पूरे देश में जो लागू हो, जिसमें ये हो कि प्राइस डिस्कवरी का कानून बना दिया जाए कि अगर कॉरपोरेट सेक्टर भी खरीदता है तो एक प्राइस डिस्कवरी का एक वही मैकेनिज्म सबके लिए होगा और उस पर वो खरीदेंगे। एमएसपी पे बिना कानून बनाए इस पे बना दिया जाए, तो क्या ये सही होगा? नहीं, वही तो गारंटी है। हम जो कानून बना रहे हैं वही मकसद उसका वही है जो आप कह रहे हैं। यानी ये कानून बने और चाहे प्राइवेट हो चाहे कोई हो तो वो इससे नीचे नहीं खरीदेगा। इसकी गारंटी एक मैकेनिज्म बन जाएगा कि इससे नीचे नहीं खरीदेगा। उसका मतलब ये नहीं कि इसने नीचे खरीदा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई दर्ज हो ना इस कानून में। अपने आप उसके जैसे धारा 3/7 थी पहले हमारी, तो उठाकर बंद कर देते थे अगर खरीदता पाया गया कहीं। पहले कृषि जिनसों की व्यापार में ये निजी कंपनियां थीं, इन पर रोक लगाई थी, इनको बाहर कर दिया था। कोई बड़ी कंपनी कृषि और थोक व्यापारी डायरेक्ट किसानों से खरीद, कालाबाजारी सबसे ज़्यादा होती थी पहले अनाज। हाँ, तो उस समय इनके किसानों से खरीद कर सस्ते में इनको महंगा देते थे, तभी तो इनको कृषि जिनसों के व्यापार से बाहर किया गया था। अभी ये कृषि जिनसों के व्यापार फिर इनको ला रहे हैं और उससे बुरी दुर्दशा इस समय हो जाएगी हमारी, जैसे उस समय थी उससे बुरी दुर्दशा इस समय हो जाएगी। आम आदमी पुड़ियों में अभी खाता है, इसके क्या हालत बड़ा है? दिलचस्प इस पे एक तर्क है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था सरकार की तरफ से। वो ये तर्क था कि चूंकि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं थी भंडारण की। प्राइवेट सेक्टर के पास छोटे छोटे टुकड़ों में भंडारण होते थे, जिस वजह से मार्केट में क्या होता था, बहुत ज़्यादा सारी अनियमितता आ जाती थी, जिससे प्राइस कहीं हाई हो रहा है कहीं लो हो रहा है। तो अब सेंट्रलाइज भंडारण होगा तो प्राइस डिस्कवर करना आसान होगा और लोगों को आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। जितने तर्क हैं हर क्षेत्र में, आप समझिए वो तर्क ही ऐसे हैं कि सिर्फ अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए तर्क हैं। वो देश के साथ, किसान के साथ, जनता के साथ क्या होगा उसका परिणाम इसको नहीं है। वो तो कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं। वो तो इसलिए कह रहे कि अधिक उत्पादन हो गया है, अब इसकी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। वो तो जब कम उत्पादन था तब इस भंडारण की इसकी ज़रूरत थी, अब जब अधिक उत्पादन हो गया है तो फिर क्या ज़रूरत है। चलिए सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल। नीति आयोग एक प्रस्ताव लेकर आया है कि गन्ने की खेती का रकबा वो कम कर रही, क्योंकि उससे भूजल का जो स्तर है गिर रहा है, तो वो रकबा कम करने वाले हैं। तो क्या आप लोग इस प्रस्ताव को मानेंगे अगर इस पे कानून बन जाता है और आप लोगों को रकबा कम करने का आदेश दिया जाता है? तो असली बात है क्या, वो तो अभी बहुत सी चीज़ें इसके साथ, ढेरों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे एक यही सवाल है आपका, लेकिन इसके साथ तो है हम अभी तक हमारा रोक था कि हम जो रो शुगर मंगाए, अभी क्या कर रहे हैं कि गन्ने की इन्हें ज़रूरत नहीं, रो शुगर मंगाकर जिन मिल मालिकान उससे इनकम कर लेते हैं। पहले तो तटीय क्षेत्रों तक आती थी चीनी, वो हिंदुस्तान में नहीं बिकती थी, उसका सफ़ेद चीनी बनाइए तो वापस भेज दीजिए, यहाँ नहीं बिकेगी, रो शुगर से जो बनती थी। अभी वो रो शुगर का खोल दिया इन्होंने वो बहुत बड़े पैमाने पर, तो वो बिना गन्ने के चीनी बना मुनाफा अपना कमाते रह गए। फिर इथेनॉल का खोल दिया, इथेनॉल को मिला के उससे करेंगे। वो ढेरों चीज़ें ना जिसको लेकर ये कोशिश में है कि ये सारी चीज़ों को, गन्ने का उत्पादन कम किया। फिर पानी का जो इस समय है ये और ज़्यादा डेंजरस है। राष्ट्रीय जल नीति इनका घोषित हो चुका है। राष्ट्रीय जल अब तक ये 50 से ज़्यादा नदियों को बेच चुके हैं टुकड़ों में। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी बेच के गया था, जो छत्तीसगढ़ में बहती है शिवनाथ नाम की नदी, उसके 23.5 किलोमीटर इलाके को बेच के गया था। अभी 50 से ज़्यादा नदियाँ कांग्रेस ने बेची, इन्होंने सब ने बेची। अभी नदियों को बेचने के बाद अभी क्या कर दिया है राष्ट्रीय जल नीति में, इन्होंने एक नया कर दिया है, भारतीय भूगाधिकार कानून है। वो अंग्रेजों ने बनाया था 1882 में। वो था कि अगर खेत में किसी के नाम खेत है और उसमें से जो पानी निकलता है तो वो उसी के नाम होगा जिसके नाम खेत है, वो पानी उसी का होगा जिसके नाम खेत है। अभी इसमें संशोधन करने का कोशिश है। 1882 कानून में अगर संशोधन होता है तो फिर खेत आपका होगा, पानी पे आपका अधिकार नहीं होगा। पानी पे अधिकार सरकार का हो जाएगा। सरकार के नहीं, निजी क्षेत्र को दे रहे हैं ये। पानी को भी निजी क्षेत्र को करने जा रहे हैं ना, एक कंपनी ठेका ले लेगी पूरे एक शहर का। तो मतलब अगर कोई किसान अपने खेत में बोरिंग करना चाहे तो उसको सरकार से पूछना पड़ेगा। ये तो अभी कर दिया, ये तो अभी भूगर्भ जल वो है संवर्धन कानून यूपी में बनाया है। अभी सबमर्सिबल पर रोक लगाने का अभी लागू नहीं किया है। अगर उसके लगाए सबमर्सिबल लगा लिया तो 10 लाख रुपए जुर्माने, 10 साल की सजा यूपी में कानून पेश कर चुका है वो। इस तरीके से वो जबरिया
अभी तो ये वाले कानून लाने ना उनको, इसलिए ध्यान इधर है। अगला तो प्रलय है ना, अगला तो समूचा चला जाएगा, पानी भी चला जाएगा, नदी ऊपर का सतह का पानी भी, ज़मीन के अंदर का पानी भी निजी क्षेत्र के हाथ में होगा। और ये जो जितना भी प्लान है ना, जो बोलते हैं, अभी पिछले बजट में बोला था कि घर घर को नल, हर व्यक्ति को घर, हर घर को नल, और युवाओं का सुनहरा कल। और इसमें 2 लाख करोड़ का बजट भी रखा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो टंकियाँ, नालियाँ, ये पानी को करने के लिए फिर इनका निजी क्षेत्र के हवाले करेंगे इसको, उससे वो कमाई करेंगे, पानी से कमाई करेंगे, ये इनका योजना है। इसलिए इस सब को समझे बिना आज बहुत बड़ा संघर्ष हमारे सामने है। इसलिए किसान भी अड़ा हुआ है। ये किसान का जब तक वापस होगा नहीं, जब तक इनका खात्मा नहीं होगा कानूनों का, और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। अभी तो लड़ाई ये है आगे, लेकिन इसने बहुत एजुकेट किया, इस आंदोलन है, तमाम जनता को शिक्षित किया है, और वो जनता को और बड़े पैमाने पर दूसरे हिस्से इसमें शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, और मोदी की समझ का हिस्सा होना चाहिए कि इसमें वो हिस्से भी शामिल हो रहे हैं जिन्हें आप अर्धसैनिक बल बोलते हैं, जिन्हें आप सैनिक बोलते हैं। उनकी पेंशन ख़त्म कर दी है, और उनकी पेंशन का आंदोलन चलेगा तो किसान आंदोलन तो बहुत बड़ी मदद में खड़ा हुआ ना उनके, वो उनके बेटे भी हैं, उनके भाई भी हैं। अच्छा, हाँ, ये इसके बारे में टिकैत जी बोलते रहे हैं कि आप लोगों के साथ वो लोग भी आने वाले हैं, और ये आंदोलन वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। नहीं, अभी तो नहीं आ रहा ना, वो अभी आएगा भी नहीं, अभी हम मना करते हैं ये कदम आपने, लेकिन वो तो उमड़ घुमड़ हो रहे हैं ना, वो भी चाह रहे हैं। वो अभी फौजियों की पेंशन का कर दिया इन्होंने कि अगर 20 साल में छुट्टी आया, बीच में आ जाते थे ना, तो उसकी पेंशन आधी कर रहे हैं। चलिए, तो एक और बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। तो ये आपने देखी, ये पूरी बातचीत थी, थोड़ी गंभीर बातचीत है, इसको पूरी देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, और ऐसे और बहुत सारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।